हेलो एवरीवन, आज पढ़ते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ने लगते हैं तब हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, क्योंकि फ्लूइड की स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक वन इज द जब फ्लूइड स्टैटिक होता है, सेकेंड वन व्हेन फ्लूइड जब डायनेमिक होता है। जब डायनेमिक फ्लूइड होता है तब हम एक चीज की कैलकुलेशन करते हैं, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स क्या होता है? अगर ई फ्लक्स की बात करूं तो इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, द फ्लो ऑफ फ्लूइड, द फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू स्मॉल ओपनिंग आउट ऑफ द कंटेनर is known as E-flux. E-flux मतलब जैसे कि कोई कंटेनर है, इसमें मान लो लिक्विड भरा है, अब यहां से क्या रहेगा, जैसे ही स्मॉल ओपनिंग होगी कंटेनर से लिक्विड बाहर आ जाना स्टार्ट हो जाएगा, कंटेनर से लिक्विड बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड कुछ ऐसे गिरेगा। इस जो लिक्विड बाहर आएगा कंटेनर के स्मॉल ओरिफिस से या स्मॉल ओपनिंग से जो लिक्विड बाहर आएगा, इसको हम बोलेंगे ई फ्लक्स। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स मुझसे पूछा जाता है। स्मॉल ओपनिंग को हम ओरिफिस भी कहते हैं। इस स्मॉल ओपनिंग को कई जगह ओरिफिस भी लिखा मिलेगा, कई जगह ओरिफिस भी लिखा मिलेगा स्मॉल ओपनिंग को। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो चूंकि ये लिक्विड मूविंग है, अब जब लिक्विड मूविंग होता है तो क्या कर सकते हैं, हम उसमें बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन बर्नौली इक्वेशन कब लगा सकते हैं? जब कुछ एजम्पशंस होते हैं बर्नौली इक्वेशन के, जैसे कि पहला तो लिक्विड आइडियल होना चाहिए, सेकेंड वन इज द लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और आइडियल होना चाहिए। क्योंकि हम फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला एजम्पशन होता है, पूरे फ्लूइड में हम लिक्विड को क्या लेंगे, आइडियल एंड इनकम्प्रेसिबल लेंगे। अच्छा, अब जैसे मान लो इस फ्लूइड को हम कंसीडर करें, मान लो कि फ्लूइड कुछ हाइट h तक इसमें भरा हुआ है और यहां से टॉप सरफेस से स्मॉल h हाइट पर एक स्मॉल ओपनिंग है या ओरिफिस है, आप ओरिफिस भी कह सकते हो। हमें यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है, किस स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा। मान लो कि टॉप सरफेस को यहाँ एंड एक सरफेस यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ जो टॉप सरफेस है और टॉप सरफेस एक पॉइंट नंबर 1 ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखिए ये फ्लूइड मूविंग है, कैसे आएगा फ्लूइड, ऐसे आएगा और ऐसे बाहर जा रहा होगा। तो मतलब हम इसमें बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच, क्योंकि लिक्विड आइडियल भी है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल भी है, लिक्विड आइडियल भी है, इनकम्प्रेसिबल भी है और यहाँ से यहाँ चल भी रहा है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ, इसमें बर्नौली इक्वेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन। इक्वेशन between point 1 and point 2, point 1 और point 2 के बीच हम लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन। कैसे लगाएंगे देखिए, point 1 पे प्रेशर देखिए, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो point 1 पर प्रेशर कितना लग रहा होगा, P नॉट के बराबर। ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर भी प्रेशर P नॉट के बराबर होगा। अगर मैं बात करूँ point 2 को ही हम रेफरेंस लाइन मानते हैं या डेटम मानते हैं, रेफरेंस मान लें, पॉइंट 2 को हम रेफरेंस मान लें, तो देखिए पॉइंट 2 से पॉइंट 1 की हाइट कितनी है, h है। अगर मैं यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन लगाने आऊँ तो P नॉट प्लस ये पॉइंट रेफरेंस लाइन से पॉइंट 1 की हाइट कितनी है, h, तो रो जी एच प्लस हाफ रो बी 1 स्क्वायर। अब देखिए पॉइंट 2 पर बर्नौली लगाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट 2 पर देखिए P नॉट प्लस रो जी, इसकी रेफरेंस डेटा लाइन से हाइट पॉइंट 2 की कितनी है, 0 इनटू हाफ रो b2 स्क्वायर। अगर बात करें तो P नॉट से P नॉट कट गया, यहाँ पर रो जी एच 0 के बराबर हो गया, तो हमारी इक्वेशन बनी रो जी एच प्लस हाफ रो b1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो b2 स्क्वायर।
आपने लिखा देखा होगा, वो डायरेक्ट v1 को क्या लिख देते हैं, 0 के बराबर लिख देते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। हम v1 को बताएंगे v1 0 कैसे होगा। why v1 कंसीडर्ड टू बी 0, v1 को कंसीडर 0 क्यों किया जाता है, देखिए जैसे कि ये लिक्विड इसमें देखिए कंटेनर के ऊपर से आ रहा और ऐसे करके जा रहा है, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल भी है और आइडियल भी है, तो हम यहां से और यहां के बीच इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बिटवीन 1 एंड 2 कैसे, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। चूंकि स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग है, मान लो यहाँ का एरिया a1 है और यहाँ का एरिया a2 है, चूंकि स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग का मतलब है a2 इज लेस देन a1, मतलब a2 जो है a1 से बहुत छोटा है, a2 जो है a1 से बहुत ही छोटा है। अगर मैं बात करने पर हूँ, इसके मतलब a2 a1 से बहुत अगर छोटा है तो a2 अपॉन a1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, लगभग 0 के बराबर होगा। देन b1 अपॉन b2 कितना आएगा, b1 अपॉन b2 आएगा a2 अपॉन a1 आएगा, a2 अपॉन a1 इज टेंड्स टू 0, देन b1 इज इक्वल टू b2 into 0, दैट्स व्हाई हम कहते हैं b1 टेंड्स टू 0। इसीलिए यहाँ पर b1 टेंड्स टू 0 लिखते हैं। अगर b1 0 हो जाएगा तो देखिए रो gh प्लस हाफ रो इंटू 0 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो b2 का स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो देखिए रो से वो कट जाएगा तो बचेगा क्या, gh इक्वल टू हाफ b2 स्क्वायर, देन b2 स्क्वायर इक्वल टू 2gh, देन b2 इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब देखिए ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिए, b2 इक्वल टू रूट 2gh, ये जो आया है इसके फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ अंडर के अंदर h आया है, मतलब ये जो यहाँ से वेलोसिटी जो वाटर यहाँ से जो निकलेगा उसकी जो स्पीड होगी वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ओरिफिस टॉप सरफेस से कितनी गहराई पर ओरिफिस है, मतलब कितनी डिस्टेंस पर ओरिफिस है, बस इस बात पर ही डिपेंड कर रहा है कि स्पीड ऑफ ई फ्लक्स कितना होगा, किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर निकलेगा। अब कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये वाली रेंज पूछ देते हैं कि बताइए पानी कितनी दूर जाके गिरेगा। अगर पानी कितनी दूर जाके गिरेगा ये मुझे कैलकुलेट करना हो तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर B2 से बाहर पानी निकल रहा है, यहाँ पर पानी B2 से बाहर निकल रहा है। अगर पानी की बात करें तो अगर मुझे रेंज अब निकालना हो, रेंज तो कैसे रेंज निकलेगा, देखो रेंज R इज इक्वल टू बेसिकली B2 इनटू टाइम टेकन टू रीच द वाटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यहां से यहां तक पहुंचने में पानी को कितना टाइम लगा इन B2। अब ये टाइम t कैसे निकलेगा, अगर मैं टाइम की बात करूं तो देखिए जितना पानी को यहां से यहां मतलब इतना जितना रेंज कवर करने में जितना टाइम लगेगा क्या उतना ही टाइम पानी को ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, जितना पानी को रेंज कवर करने में टाइम लगेगा उतना ही पानी को ऊपर से नीचे आने में भी टाइम लगेगा। अब देखिए तो क्या हम इसमें काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन कुछ लगा सकते हैं जिसमें कि किसी पत्थर को ऊपर से ड्रॉप करते थे तो हम ये पता करते थे कितने टाइम में पत्थर जमीन पर पहुंच जाएगा, वही वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर रहा है। अब देखिए अगर ये हाइट h है, अगर ये हाइट h है, ये कैपिटल H है तो ये वाली जो हाइट हो जाएगी क्या ये h माइनस h हो जाएगी। अगर h माइनस h देखिए h माइनस h इज इक्वल टू ut, u कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात करें यहां पर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है तो इसके लिए इनिशियल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 into t प्लस हाफ ऑफ g into t का स्क्वायर। तो बात करें यहां से जो t आएगा t का स्क्वायर आएगा 2 into h माइनस h अपॉन g, तो t इज इक्वल टू आएगा √2 into h माइनस h by g, इतना आएगा। अब अगर मुझे रेंज निकालनी हो तो रेंज b2 कितना होगा √2gh जो कि हमने अभी निकाला था, √2gh into टाइम कितना मेरा निकल गया 2 into h माइनस h डिवाइडेड बाई g, इतना आया। तो g से g कट जाएगा, आएगा क्या 4 स्मॉल h into h माइनस h
अंडर के अंदर इसको बंद कर देंगे। तो देखो इस फॉर्मूले में देखो जो रेंज है वो इस बात पर नहीं डिपेंड कर रही कि कितनी वेलोसिटी से पानी बाहर निकल रहा है, इस बात पर भी डिपेंड नहीं कर रही कि कितनी स्पीड से पानी बाहर आ रहा है, इस बात पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, ना टाइम पर डिपेंड कर रही है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ एक स्मॉल एच पर डिपेंड। क्योंकि अगर कैपिटल एच की बात करें तो ये तो कांस्टेंट है, कैपिटल एच की बात करें तो ये तो कांस्टेंट है, जिस साइड तक पानी भरा था हमने कितना भरा नीचे, ये तो बात कांस्टेंट है ना। हमने लेकिन ओरिफिस कहां पर लगाया, रेंज सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा। तो रेंज भी इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मैंने ओरिफिस कहां पर लगाया, इस बात पर। इट मींस रेंज ओनली डिपेंड्स ऑन द ओनली डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ ओरिफिस। ओरिफिस की लोकेशन पर ही आर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ आर किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ओरिफिस की लोकेशन पे आर डिपेंड कर रहा है कि ओरिफिस की लोकेशन कहां है। अब तो हमने पता कर लिया कि रेंज कितना है। अगर बात की जाए कि रेंज मैक्सिमम रेंज कितना होगा, उसके लिए जैसे जैसे हम एच को चेंज करेंगे वैसे वैसे रेंज चेंज होगा। तो देखिए आर इज द फंक्शन ऑफ बेसिकली एच, आर इज द फंक्शन ऑफ एच। तो मतलब जैसे जैसे एच को चेंज करेंगे वैसे वैसे आर चेंज होगा। तो किस एच के लिए आर मैक्सिमम होगा ये मुझे निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, किस एच के लिए आर मैक्सिमम होगा। आर आपका आ चुका है √4h into h minus h। इसको याद रखने का एक और तरीका है, 4 into h क्या है, ऊपर की हाइट, ओरिफिस से ऊपर की हाइट, into h minus h है ओरिफिस से नीचे की हाइट। मतलब जब भी कभी रेंज निकालना हो तो अगर मान लो एग्जाम में आया क्वेश्चन, आपसे कह दिया जाए ओरिफिस है, उसकी टॉप लेवल सरफेस से ऊंचाई 10 है और बॉटम लेवल सरफेस से ऊंचाई 5 है, तो बताइए कि स्पीड ऑफ रेंज कितना होगा, ये फ्लक्स का कितना होगा। तो आप डायरेक्ट 4 into 10 into 5 कर देंगे तो आपको डायरेक्ट क्या पता चलेगा, रेंज पता चलेगा ये फ्लक्स का। चलो ठीक है, यहाँ तक। अगर बात किया जाए कि रेंज मैक्सिमम कितना होगा, मतलब कैलकुलेशन ऑफ आर मैक्स, अगर आर मैक्स निकालना हो तो देखिए जहां पर रेंज आर मैक्सिमम होगा वहीं पर आर स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। मतलब मैं अगर इसका आर स्क्वायर निकालता हूं, आर स्क्वायर कितना आएगा, 4 into h minus h, मतलब 4h minus 4h स्क्वायर, इतना रेंज है। अगर मैं देखूं आर स्क्वायर कहां पर मैक्सिमम होगा तो मैं कर दूंगा टी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एच, ये कितना निकलेगा। अगर मैं बात करूं तो 4 into स्मॉल h, 4 into कैपिटल H minus 8 स्मॉल h। अगर मैं बात करूं यहां से इसको फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम स्लोप शुड बी 0, तो ये स्लोप 0 होगा तो क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम डी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एच इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब 4h minus 8h should be equal to 0, then h equal to 4h divided by 8, मतलब h by 2 के बराबर होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए ओरिफिस जितना पानी भरा उसकी आधी ऊंचाई पर लगा हुआ होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए क्या है, मैक्सिमम रेंज के लिए जो ओरिफिस की लोकेशन हो, मैक्सिमम रेंज के लिए जो ओरिफिस की लोकेशन हो वो उस ऊंचाई पर होना चाहिए जहां से जितना पानी भरा हो उसकी आधी ऊंचाई पर ओरिफिस लगा होना चाहिए। अब निकालते हैं आर मैक्स। अगर आप h की वैल्यू हम इस वाले एक्सप्रेशन में रख दें तो क्या मुझे रेंज मैक्सिमम मिलेगा। देखिए h उठा के मैं यहाँ पर h की जगह h/2 रख देता हूँ तो मुझे कितना रेंज मैक्सिमम होगा। मतलब अगर मैं ओरिफिस को h/2 हाइट पर लगाएंगे तो रेंज कितना होगा वो निकालेंगे। यानी मतलब जब मैं ओरिफिस को h/2 हाइट पे लगाऊंगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। देन r max = 4 into स्मॉल h की जगह h/2 into h minus h/2, मतलब 4 into h/2 into h/2, मतलब हो जाएगा 2 4 कट जाएगा, कटेगा h स्क्वायर h। मतलब जो मैक्सिमम रेंज होगा वो कितना हाइट तक पानी भरा इसके बराबर ही होगा। जो मैक्सिमम रेंज होगा कितना होगा, जितना पानी भरा होगा उसके बराबर ही होगा।